नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच के अंतर्गत आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 से आधुनिक इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें आज के सेशन में हम आपसे चर्चा करेंगे अध्याय 1 और 2 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने इससे पहले रोशन बैच के अंतर्गत कुल 6 क्लासेस ली हैं और इन 6 कक्षाओं को अब हम एनसीईआरटी के माध्यम से भी कवर करेंगे। हमने आपको क्लासेस पहले क्यों दी हैं, इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। आप ये भी सोचेंगे कि एनसीईआरटी पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो इसका कारण आपको आज का वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। एनसीईआरटी को जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छे लेवल पे लिखा गया है। इस वजह से जब तक आपको पूरी कहानी नहीं मालूम चलेगी तब तक आप एनसीईआरटी समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आज तक एनसीईआरटी पढ़ा होगा, लेकिन आज आप हमारे साथ में पढ़ के देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले से ही सारा जो टाइम लाइन है, सारी जो कहानी है वो आपको हमने बताया है। अब हम अध्याय 1 और 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक के बारे में बता देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम आपके साथ में यहाँ पर जो एडिशन पढ़ा रहे हैं या जो एडिशन पढ़ाएंगे वो हम 2019-20 का लेंगे। अब ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि जब कोविड आया था तो कोविड के बाद जो है 2021-22 के बाद से स्पेशली जो है सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो कट कर दिया था। तो इस वजह से जो आगे के पार्ट्स आए या जो नई पुस्तकें आई एनसीईआरटी की, उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो हटा दिए गए हैं। लेकिन चूंकि आप एक कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई आप अपने क्लास 8, 9, 10 का तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, कंपटीशन में आपसे डिटेल में पूछा जाता है, इस वजह से आपको जो कंप्लीट एनसीईआरटी है वो पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 चैप्टर्स हैं। इन 10 चैप्टर्स को हम जो है कुल मिलाकर 2 कड़ी में हम इसको पूरा करेंगे। पहली कड़ी आज 2 से 3 कड़ी में पूरा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि अभी तक हमने 1858 तक का जो इतिहास है वो हर प्रकार से पढ़ लिया है, कम से कम, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो विद्रोह के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हमने 1857 तक का इतिहास पढ़ लिया है। अब हम जो आज की क्लास में चर्चा करेंगे कैसे, कब और कहाँ, एक छोटा सा चैप्टर, इसमें कुछ ज़्यादा आपके काम का नहीं है, लेकिन जो है जानकारी वो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये एक्चुअल में चैप्टर का नाम है। और एक साथ में यहाँ पर हम आपको बता दे रहे, नहीं अभ्यर्थी फिर हमको मैसेज करेंगे कि सर आपने जिस बुक से पढ़ाया है ये वाला, इसका आप पीडीएफ दे दीजिए। तो आपको बता दीजिए एक एआई से बनाया गया थंबनेल है ये, ऐसा कोई किताब एनसीईआरटी का इस नाम से नहीं है। जो किताब हम आपको पढ़ा रहे हैं वही किताब है ना, ये नई किताब का है, ये एक हमने थंबनेल बनाया है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इस वजह से ऐसा चीज़ यहाँ पर जो भी चित्र दे दिया अच्छा ही था तो हमने इसको बना दिया, हमने आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2019-20 का जो एडिशन है वही हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं और जो आगे के प्रिंट्स में जो एडिशन्स आए हैं उसमें कट कर दिए गए थे। कुल मिलाकर सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। पहला और दूसरा चैप्टर में यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इतिहास है वो क्लियर किया गया है, जो जो युद्ध वगैरह लड़े गए हैं, जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। फिर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है कैसे शासन चलाए गए, जो भी व्यवस्थाएं रहीं, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये सब आपको इस क्लास में मिलेगा। फिर आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, तो इसमें जितने भी जनजातीय विद्रोह वगैरह है वो इसमें है। तो आज की क्लास में हम आपको पहला और दूसरा अध्याय खत्म करेंगे। कल हम आपसे जो है तीसरा और चौथा जो अध्याय है वो एक साथ में कवर कर लेंगे। इसको हम अलग से सेपरेट से पढ़ा देंगे जो भी इसमें चीज़ें होंगी। फिर जो है यहाँ पर आपका एनसीईआरटी रोक दिया जाएगा। रोकने का कारण ये होगा कि आपको आगे जब हम क्लासेस लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर वहाँ से इसको कवर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम आपको 2 से 3 चरण में एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। पहला चरण आज से स्टार्ट होता है जिसमें 3 क्लास में आपका एनसीईआरटी 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इन 2 चैप्टर्स को भी ले सकते हैं। यहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन को अभी हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ा लेते अपने हिसाब से तब तक इस पर आना जल्दबाजी होगी। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद तक
में भी कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आज की क्लास देखने के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हमको मैसेज करते हैं कि सर क्या आपका पढ़ाया हुआ बहुत है, क्या हम आपके पढ़ाए हुए पर विश्वास करें, क्या और कुछ तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज का क्लास देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप हमारा कंटेंट आने वाले 30 से 40 दिन का कंसोलिडेट कर ले जाते हैं, आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम एक जो है स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हैं तैयारी कराने का। सबसे पहले हमने आपको एक अपनी तरफ से क्लासेस करा दी। आज हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पहली बार में आपको, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन एनसीईआरटी कैसे आपको अच्छे से समझ में आती है आज आपको मालूम चलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर पहली क्लास में जैसा कि हमने बताया कैसे, कब और कहाँ, यहाँ पर ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको, और साथ में आप अपनी कॉपी अपने साथ में रखेंगे, वहाँ पर एडिशनल नोट्स लगा दीजिए। एनसीईआरटी क्लास 8 एडिशनल नोट्स, वहाँ पर जो चीज़ें हम आपसे चर्चा करेंगे वो आप अलग से लिख लीजिएगा, जो हमने पहले चर्चा नहीं किया है। जैसे आपको पॉइंट लिखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो आपके सामने एक फैक्ट है जिसको आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। प्रश्न दे सकता है बीपीएससी, निम्नलिखित में से किसको रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये सौंपा था किसको? जेम्स रेनल को। ऊपर नाम पूरा दिया गया है, जेम्स रेनल। तो ये पहला पॉइंट आपको आपके कॉपी में अलग से क्लास 8 एनसीईआरटी एडिशनल नोट्स करके आपको होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे चलकर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे जो है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यहाँ से फिर लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर बीच में इन्होंने हेस्टिंग्स के बारे में भी बात किया है, बेलेजली के बारे में भी बात किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाले हेस्टिंग्स दूसरे हैं, ठीक है। अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्लास में भी हमने चर्चा किया है। बेंटिक के बारे में, डलहौजी के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है, कैनिंग के बारे में, लॉरेंस के बारे में, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। ये इतने महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं। आपको याद होगा इरविन से टीआरई 3 में सवाल पूछा था, हार्डिंग से टीआरई 3 में सवाल पूछा था, कर्जन से तो पूछ ही लेता है, रिपन से भी कितना पूछा आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, लिटन से भी पूछता है, कैनिंग से भी पूछता है, और कुल मिलाकर जो पहले थे वारेन हेस्टिंग्स उनसे तो पूछता ही, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन से हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी कुछ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा 100% शुद्ध नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ गलती निकल आती है। तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ना कि भारत के। तो यहाँ पर इसको आपको एनसीईआरटी को ठीक करना होगा, गलती कहीं से भी हो सकती है। तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये आपको हमने डिटेल में चर्चा किया है। यहाँ पर भारत लिख दिया गया है, लेकिन आपको भारत के संबंध में बंगाल समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब यहाँ पर एक और फैक्ट है जो आपको आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। फैक्ट क्या है आपके सामने? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, नाम आपको ध्यान रखना है, जेम्स मिल। नाम क्या है? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है 3 विशाल खंडों में, जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। इसकी एक खास बात है जो आपको याद रखना है परीक्षा दृष्टि से, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा है। तो आपसे एक से अधिक विकल्प में भी इस तरीके से करके देख सकता है। तो 1817 में इन्होंने यह किताब लिखी थी। कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। नाम था इनका जेम्स मिल। पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंड में इन्होंने डिवाइड किया था, बांटा था। अब हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर
आपका कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस बार TRE 3 में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न आपका लाल किला मुकदमा और नौसैनिक विद्रोह था, उससे रिलेटेड था। यहाँ पे देखिएगा तो सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों को बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। क्या कहने का मतलब है कि 1946 में जो भारतीय नौसैनिक विद्रोह हुए थे, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट हुआ था, उसकी चर्चा की गई है NCERT में। अभी पहला चैप्टर तो इसमें थोड़ा आगे पीछे करके फैक्ट्स दिए हैं, ये भी आपको अपने एग्जाम पॉइंट में ध्यान में रखना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या टॉपिक है? भारतीय, ये आप कॉपी में लिखिए साथ में, भारतीय नौसैनिक विद्रोह या नौसेना विद्रोह। टॉपिक है हमारा भारतीय नौसेना विद्रोह, इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। ये आप हेडिंग डाल दीजिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। आपको रॉयल इंडियन नेवी भी लिख के आ सकता है। 18 फरवरी 1946 को यह घटित हुआ था। 18 फरवरी 1946 को यह घटित हुआ था। ये इस बार आपसे पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। क्यों प्रबल संभावना है? क्यों हम बता दे रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। भारतीय नौसैनिक विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, कब हुआ था ये? 18 फरवरी 1946 में। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की, कौन कौन से जो क्षेत्र थे भारत के वो प्रभावित हुए थे भारतीय नौसैनिक विद्रोह के। तो बम्बई याद रखना है, फिर कराची याद रखना है और विशाखापट्टनम। बम्बई, कराची, विशाखापट्टनम लिख लीजिए। 3 सेंटर भारतीय नौसैनिक विद्रोह के जो आपके NCERT में दिए गए हैं। सिंपल सा प्रश्न दे देगा कि भारतीय नौसैनिक विद्रोह के सेंटर कौन थे 1946 में। तो बम्बई जो यहाँ पर आपका दिया है, कराची और विशाखापट्टनम। ये NCERT को आप हमारे मदद से समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो भारतीय नौसैनिक विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं जो आपका TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था, लाल किला का मुकदमा, रेड फोर्ट ट्रायल्स। तो लाल किले का मुकदमा आपसे पूछा गया था, रेड फोर्ट ट्रायल्स, ये आपका TRE 3 में सवाल पूछा गया था, रेड फोर्ट ट्रायल्स। अब लाल किले का मुकदमा कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 तक। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लाल किले पर मुकदमा कब चलाया गया, तो वहाँ पर आपको ऐसे कभी भी ऐसे प्रश्न में जब तक विकल्प में आपको एक तिथि से दूसरी तिथि नहीं लिखी हो तब तक आपको एक ही विकल्प मानना होता है जब शुरू होता है। लाल किले पर मुकदमा कब शुरू किया गया? तो नवंबर 1945। तो आपको उस प्रश्न में 1945 उत्तर मानना था, 1946 मिलाकर एक से अधिक नहीं मानना था। फिर से बता दे रहे हैं, कभी भी तिथि का प्रश्न आए तो जब तक आपसे जो है से लेकर, जैसे नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 तक एक विकल्प में ना दिया रहे, तब तक आपको अलग अलग मानना है। जब शुरू हुआ है उसी को उत्तर माना जाता है। तो लाल किले का मुकदमा जब पूछेगा तो आप वर्ष क्या मानेंगे? 1945। ऐसे ही भारतीय नौसैनिक विद्रोह कब मानेंगे? 1946। तो नवंबर 1945 मई 1946 तक लाल किले का मुकदमा चला था। TRE 3 में सवाल पूछा था, 1945 वहाँ पर विकल्प BPSC ने माना था। लाल किले का मुकदमा आप लिख लीजिए कॉपी में, क्या था ये? तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा था। और इस मुकदमे में 3 प्रसिद्ध लोग थे, 3 प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। कर्नल प्रेम सहगल या PK सहगल, प्रेम सहगल, कर्नल कर्नल गुरु बख्श सिंह, और तीसरे थे मेजर जनरल शहनवाज खान। मेजर जनरल शहनवाज खान। आपको याद कैसे करना है? प्रेम कुमार सहगल हिंदू, कर्नल गुरु बख्श सिंह सिख, मेजर जनरल शहनवाज हुसैन मुस्लिम। तो हिंदू सिख मुस्लिम 3 अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज
के अधिकारी थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसको लाल किले का मुकदमा भी कहते हैं। इन पर कहाँ पर चलाया गया था? तो लाल किले में चलाए गए थे। कुल 10 मुकदमे अलग अलग जगह पर चलाए गए थे, जिसमें आज़ाद हिंद के अधिकारियों पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, जिसको लाल किले का मुकदमा के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1945 की ये बात है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब आएगा समय तब दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात हम कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की। यहाँ पर पॉइंट आपको दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को जो है 1920 के दशक में अगर हम देखें तो 1926 में दिल्ली में हस्तांतरित किया गया था। दिल्ली में हस्तांतरित किया गया था। हुआ क्या था कि इसकी जो स्थापना है एक विभाग के तौर पर हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है वो एक डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी, जिसका नाम है, लिख लीजिए कॉपी में, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे यही प्रश्न दे देगा और वहाँ पर विकल्प में आपको 1920 के दशक वाला नहीं देगा विकल्प में, तब आप समझिएगा यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो उत्पत्ति है वो 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग 1891 के माध्यम से हुई। कलकत्ता में यह बनाया गया था। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी हस्तांतरित करने का फैसला लिया जाता है, तब फिर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में इसको 1926 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है कलकत्ता से। ये आप समझ लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 की उत्पत्ति किस संस्थान के रूप में हुई है? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग 1891 कलकत्ता में। और जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई, 1911 में फैसला लिया गया, तब फिर 1920 के दशक में जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, कुल मिलाकर 1926 में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो बिल्डिंग है वो बनाया गया, जो आज भी उसी दशा में चल रहा है। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं उतना ज़्यादा आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना। हमने सब अपने आँखों से एक प्रकार से हमने स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद ही आपको पढ़ा रहे हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बस उतना ही बात करेंगे, इतना ही आपके लिए बहुत रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं जेम्स प्रिंसप के बारे में। जेम्स प्रिंसप को आप किस रूप में जानते हैं? कमेंट कर दीजिएगा। जेम्स प्रिंसप ने क्या काम किया था जिनके वजह से इनसे रिलेटेड परीक्षा में सवाल पूछा जाता है? चलिए आगे हम बात करते हैं 1857 विद्रोह। इसको यहाँ पर भी आपका कुछ खास का काम का परीक्षा दृष्टि से नहीं है। चलिए आगे बात हम करते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। छोटा चैप्टर था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरीके से कालखंड में बांटा, ये सब आपको नहीं देखना है। कौन कौन से कालखंड थे इनके, तो आपको मालूम है कौन कौन से थे, बताइए। तो इन्होंने क्या किया था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 में। तो ईसाई भी लिख दे तो बात तो एक ही है। ब्रिटिश कौन थे? ईसाई ही थे किस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। हाँ, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ईसाई शब्द नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश दिया तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ही रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ईसाई नहीं उपयुक्त होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्लास पर वापस से। चैप्टर 2 अब स्टार्ट करते हैं। तो व्यापार से लेकर साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये वास्तविक चैप्टर है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं। आपने कहानी सारी पढ़ रखी है, एक बार हम आपसे रिवाइज करा दे रहे हैं। हमने आपसे जो पहली क्लास थी वहाँ पर पहली या दूसरी क्लास में चर्चा किया होगा कि जितने भी मुग़ल बादशाह हुए बाबर से शुरू होते हुए उनमें सबसे अंतिम जो मुग़ल बादशाह जो सबसे मजबूत हुआ करते थे अपने समय में, वो औरंगजेब थे। औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जो देहांत है वो 1707 में हो जाता है। उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगता है और
आगे चलकर आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1707 में जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब जो मुग़ल साम्राज्य रहता है वहाँ पर दिक्कतें चालू हो जाती हैं। दिक्कतें क्यों चालू हो जाती हैं? क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई उपयुक्त शासक रहता ही नहीं है जो अच्छा हो, जिसको अच्छा विजन हो, जो अच्छे से सारी चीज़ों को डील कर सके। इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब खड़ा करके गया था कि उसको संभाला जा सके। तो अब जो औरंगजेब के जो पुत्र थे, औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें युद्ध चालू हुआ। युद्ध चालू हुआ उत्तराधिकार का। जब गद्दी के लिए युद्ध होता है तो उसे हम उत्तराधिकार का युद्ध बोलते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का जब युद्ध चालू होता है तब उसमें औरंगजेब का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह प्रथम है, याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम। ये 1707 से लेकर 1711 के बीच में ये मुग़ल सम्राट रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा वृद्ध रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं कर पाते हैं 1711 में। इनके बाद फिर वही कहानी चालू हो जाती है कि फिर से अब किसी को खड़ा किया जाएगा। अब होता क्या है कि जो मुग़ल सूबेदार थे और जो जमींदार थे वो बहुत पावरफुल होने लगते हैं। अभी तक तो वो कमज़ोर स्थिति में थे जब तक औरंगजेब थे, लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद दिक्कत चालू हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम किसी तरीके से 1707 से लेकर 11 तक मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर दिक्कत चालू हो जाती है। 1712-13 तक जो है बात करें तो जहांदार शाह नाम के एक मुग़ल सम्राट होते हैं। जहांदार शाह के बाद 1713 में फिर से गद्दी पलटती है। 1719 तक, 1713 से लेकर 1719 तक जो मुग़ल सम्राट रहते हैं उनका नाम रहता है फर्रुख सियार, फर्रुख सियार। तो 1713 से लेकर 1719 तक जो मुग़ल सम्राट रहते हैं उनका नाम था फर्रुख सियार। और इस प्रकार से जो भी मुग़ल सम्राट आगे आते हैं वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। अब इसका फ़ायदा जो है दो प्रकार से लोग उठाते हैं। पहला तो जो मुग़ल सूबेदार रहते हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार रहते हैं, ये अपना ताकत दिखाते हैं, जो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जैसे बंगाल प्रांत है, तो बंगाल प्रांत में फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समय मिल जाता है कि जब देखते हैं कि मुग़ल सम्राट तो एकदम कमज़ोर होते जा रहे हैं समय के साथ में, तब फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से साम्राज्य की तरफ भी अपनी दिशा बढ़ाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हम मुग़ल सम्राट के बारे में आपको बताए हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे हम। अब यहाँ पर बात करें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, इसका मतलब है कि 1750 के बाद, 1750 के बाद राजनीतिक क्षितिज पर उत्तरार्ध का मतलब बाद वाला हिस्सा होता है। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो हमने देखा था कि 1750 के बाद 1756 से कहानी चालू होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1757 से, जब 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लेती है, फिर 1764 का बक्सर युद्ध जीत लेती है और राजनीतिक जो पावर रहती है उसके रूप में बंगाल प्रांत में उठ खड़ी होती है। अब अंग्रेज आपको मालूम है एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे। अब यहाँ से आगे वो साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट है जो हमने हालांकि आपके क्लास में डिस्कस किया है, आप इस चीज़ की गंभीरता को भी समझ जाएंगे कि जब हम आपका क्लास ले रहे थे तो हम वहाँ पर कितना ज़्यादा गंभीर होकर आपको पढ़ा रहे थे कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को छोड़िए, ये तो हमने आपको इंक्लूड ही किया, टीआरई के पीआईक्यूज़ को तो हमने इंक्लूड ही किया आपके नोट्स में। हमने आपका एनसीईआरटी में जितना भी पॉइंट दिया है काफ़ी हद तक उनको भी हम क्लास के सीक्वेंस में ऐड करने का प्रयास किए। आपको मालूम होगा हमने कल आपसे बात किया था, मेजर जनरल विलियम हडसन कहिए या कैप्टन हडसन कहिए, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की थी। कौन थे ये? तो निकलसन, जॉन निकलसन ने पहले जो है ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों का दमन किया। जॉन निकलसन के बाद कैप्टन हडसन या कैप्टन मेजर जनरल हडसन, जो भी नाम कहिए आप, दोनों एक ही हैं। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी होती है। ये दोबारा से दिल्ली में विद्रोहियों का दमन करते हैं।
हमने आपसे चर्चा किया था कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बीपीएससी आराम से क्वेश्चन बना सकता है। ये हमने आपको अब आसान हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो विद्रोहियों ने किसको अपना नेता मान लिया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, याद आया होगा आपको। अब जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहाँ भेजा था? कहाँ निर्वासित करके भेजा गया था? रंगून में। रंगून यानी कि आज के म्यांमार में पड़ता है, ये रंगून में निर्वासित कर दिया, जहाँ पे 1862 में इनका देहांत हो जाता है। इनके देहांत के साथ में, बहादुर शाह जफर के देहांत के साथ में ही मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है भारत से। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्योंकि इनके दोनों बेटों को जो है कैप्टन हडसन ने इनके सामने ही मरवा दिया था। अब हम आपसे आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा रास्ता समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कैसे थी। तो सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है 1498 में। आपको मालूम होगा कि 1498 में एक पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था वास्को डिगामा। अगर आपने मैप देखा हुआ है विश्व का, हम मान के चलते हैं कि आपने विश्व का मैप देखा हुआ है। आप जब विश्व का मैप देखते हैं तो आप इस साइड में ये वाला जो हिस्सा रहता है, आप यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मैप में नहीं दिया गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आप एशिया महाद्वीप है। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं आप यूरोप महाद्वीप देख रहे हैं। अब रास्ता क्या अपनाया था? तो ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। यूरोप महाद्वीप में ये रास्ता अपनाया गया था, और ये रास्ता जो था ये अफ्रीका को पार करते हुए, अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, आपने प्रश्न देखा होगा या पढ़ा होगा, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप वह रास्ता है। और ये सब हमने आपको नहीं लिखा है कॉपी में, तो आप अलग से लिख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने क्लासेस पढ़ रखी हैं। अगर आपने हमारी 6 क्लासेस पढ़ रखी हैं तभी आप एनसीईआरटी पढ़िए। फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपने 6 क्लासेस पढ़ ली हैं तभी आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप कहाँ पड़ता है? जैसे आप भारत में कन्याकुमारी को जो है भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं, उसी प्रकार से अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप यहीं पे पड़ता है। आशा अंतरीप करके भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये रास्ता करते करते और ये केप ऑफ गुड होते होते फिर भारत आए थे। और ये भारत जब आए थे तो केरल के कालीकट, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं केरल के कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा 1498 में आए थे, जहाँ पर हिंदू राजा थे जिनका नाम था जमोरिन। हिंदू राजा जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसके बाद फिर आगे चलकर जो है भारत इन विदेशियों के अधीन ही हो गया, और उनमें भी कई सारे आपस में लड़े मरे। अंत में बचा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। यहाँ पर आप जो है ध्यान से देख लीजिए। एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं, जब शुरुआत हुई तो सब ये रास्ता पकड़ते थे भारत आने के लिए, लेकिन जब 1869 में स्वेज नहर बन गया, 1869 में स्वेज नहर बन गया। स्वेज नहर से भी आपसे बीपीएससी प्रश्न पूछा है। तो 1869 में किस नहर का निर्माण हुआ? स्वेज नहर का। स्वेज नहर यहाँ पर, और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर है ये वाला जो पानी का हिस्सा है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, ये है लाल सागर, रेड सी। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। 1869 में स्वेज नहर खुल गया था, तो इससे हजारों किलोमीटर की कमी आ गई आने जाने में भारत में, और शासन करने में भी बहुत आसानी हो गई। अब ये रास्ता बंद 1869 से। अंग्रेज किस रास्ते से आएंगे? तो इस वाले रास्ते से, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए ये इतना घूम घाम के आए, अब इतने में ही पहुंच गए। तो ये रास्ता कब खुला था? 1869 में, स्वेज नहर के बनने के बाद, चालू होने के बाद। अब हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर क्या होता है? इजाज़तनामा, परमिशन हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। हमने आपसे बात किया था पूरब में भारत भी आता था, चाइना भी आता था,
भारत चीन के अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया का जो भाग है, जैसे कि म्यांमार हुआ, वियतनाम हुआ, ये सब भाग भी आते थे। इंडोनेशिया का जो पार्ट है वो सब पार्ट जो है ईस्ट में आते थे, पूरब में। तो पूरब का मतलब है कि पूरब का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया। वो भी कैसा? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई यहाँ पर नहीं आएगा। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कब आई है? 1600 में। तो इजाज़तनामा 1600 में मिला है। और आपको मालूम है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर से इनको व्यापार करने का, कहाँ पर? पूरब में व्यापार करने का। और पूरब में भारत भी आता था, पूरब में भारत भी आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो समझाया गया वो हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो हमने आपसे बात किया था सबसे पहले कौन आए थे भारत में? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा 1498 में ही भारत आने में सफल रहा था। वास्को डी गामा को भारत के समुद्री मार्ग द्वारा भारत के खोज के लिए भी जाना जाता है। तो समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। और भारत की खोज क्या? भारत तो पहले से भी जाना जाता था। जो रोमन एम्पायर हुआ करता था यूरोप में, तो यूरोप में जो रोमन एम्पायर था उससे भारत का प्राचीन काल से व्यापार होता था, लेकिन समुद्री रास्तों के माध्यम से यहाँ पर खोज की बात की जा रही है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो समुद्री रास्ते के माध्यम से भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। फिर यहाँ पर बात करते हैं यूरोप के बाज़ारों में भारत के कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो भारत के बने बारीक सूती कपड़े, तो कॉटन क्लॉथ्स और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूरोप के बाज़ारों में भारत के किन चीज़ों की मांग थी? तो बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग। अब खाने पीने की चीज़ में किस चीज़ की मांग थी? तो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, जो कि भारत में ही या ईस्ट में ही स्पेशली मिलता था। यूरोप में तो ये होता नहीं था। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये चार चीज़ आपको नाम ध्यान रखना है। इसको आप एडिशनल नोट्स में उम्मीद करते हैं कि आप नोट करते जाएंगे। फिर हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो करती है, फिर व्यापार के बाद जो है बंगाल में जब स्पेशली व्यापार करती है तब वहाँ पर क्या क्या घटनाक्रम होता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार जब करती है, अब व्यापार करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ जो है कारखाना भी बनाना होगा, इंग्लिश में जिसको फैक्ट्री कहते हैं। तो कारखाना या फैक्ट्री, अब यहाँ पर पहला जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आपसे बीपीएससी पूछा भी है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष जो है ये शुरू की गई थी। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री या पहला इंग्लिश कारखाना 1651 में हुगली नदी, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में आए हैं, कलकत्ता वाले क्षेत्र में जब व्यापार कर रहे हैं, तो कलकत्ता में कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे बनेगी? 1651, शुभ 1651 हुगली नदी। याद कर लीजिए इसको। व्यापारियों को फैक्टर बोला जाता था और जहाँ पर ये सब सामान रखा जाता था वो फैक्ट्री बोला जाता था, जहाँ जिन चीज़ों का ये व्यापार करते थे। जैसे कि फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तो जो भी चीज़ें ब्रिटेन भेजनी रहती थी वो यहीं पर इकट्ठा किया जाता था। अब यहाँ पर 1651 का ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं 1696 की। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाए थे, एक किला बनाना शुरू कर दिया। और इस किले का नाम आप लोग जानते हैं, फोर्ट विलियम। अब आपसे अगर प्रश्न पूछे कि फोर्ट विलियम किले की स्थापना कब की गई या फोर्ट विलियम की नींव कब रखी गई, तो फोर्ट विलियम याद रखिएगा, फोर्ट विलियम 1696 अलग से लिख दे रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्ट विलियम की स्थापना
या फोर्ट विलियम की नींव कब रखी गई? 1696 में। कुछ साल में ये जाके बना है, तो आपको प्रारंभिक वर्ष याद रखना है। अगर आपसे पूछता है फोर्ट विलियम 1696, अगर आपसे पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज, तब आपको 1800 मानना है, जो हमने आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनवाया गया था कॉलेज। फोर्ट विलियम में कॉलेज बनवाया गया था, वो हमने आपको अलग से पढ़ाया, वो अलग है। अब यहाँ पर हम दोबारा से कुछ चीज़ क्लियर कर देते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर ये हो गया 1696 का आपको बता दिया गया कि एक किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम 1696 में। 2 साल बाद, यानी कि 2 साल जोड़ दीजिए तो 1698, मुगल अफसरों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अफसरों को, जो मुगल सम्राट की तरफ से अधिकारी वगैरह थे, उनको रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। अंग्रेज कभी अच्छा काम तो करते नहीं थे, नियम वगैरह से हमेशा जो है वो अपना तिकड़म लगाते थे। रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता भी था, तो कालीकाता जो आगे चलकर कलकत्ता बना। कंपनी ने, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ तक, कालीकाता कलकत्ता जो आगे चलकर बनता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता की नींव कब रखी गई, कलकत्ता की स्थापना कब की गई, कलकत्ता का गठन कब किया गया, गठन स्थापना कलकत्ता का पूछे तब आपको 1690 मानना है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम दोबारा बता दे रहे हैं। अलग से लिख भी लीजिए आप एडिशनल नोट्स में, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है। कलकत्ता का जो गठन हुआ, कलकत्ता का जो स्थापना हुआ, वर्ष 1690 में ही नींव रख दी गई थी, फाउंडेशन रख दिया गया था जॉब चारनाक के द्वारा, क्योंकि कंपनी एक व्यापार करने के लिए आई थी और कंपनी एक साथ में तो सारा कुछ जो है खड़ा नहीं कर लेगी, टाइम लगेगा ना। तो कलकत्ता का जो एक क्षेत्र था, तो कलकत्ता का इन्होंने उस समय ही 1690 में ही स्थापना कर दिया। अब धीरे धीरे कंपनी प्रयास कर रही है कि कुछ और ज़मीन मिल जाए, कुछ और ज़मीन मिल जाए। 1696 में जो भी सेटलमेंट्स थे, जहाँ जहाँ कंपनी की फैक्ट्रीज वगैरह थी, उसके आसपास एक किला बनाना चालू कर दिया 1696 में। 1698 में क्या किया, 3 गांव कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानती का जमींदारी हासिल कर लिया, गलत तरीके से घूस वगैरह देकर, महज 1200 रुपये में। और 1698 में ये घटना हुई। और जब 1698 में ये 3 जो गांव थे, इनकी जमींदारी मिल गई, तो इन्हीं पर चलकर आधुनिक जो कलकत्ता शहर है उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जब आपसे कलकत्ता का स्थापना पूछेगा तो आपको 1698 नहीं मानना है, क्या मानना है, 1690। न्यू 1690 में ही डाल दी गई थी, गठन 1690 में ही कर दिया गया। 1698 में इसका विस्तार कर दिया गया पूरे तरीके से, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आपसे बात करते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब कब तक थे, तो 1707 तक। मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ने इसमें कुछ हद तक सफलता भी हासिल की थी। अब औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। अब दिक्कत क्या होता था कि इनको शुल्क मुक्त व्यापार, यानी व्यापार करेंगे लेकिन उसका टैक्स इनको नहीं देना होगा। मुगल सम्राट से इन्होंने परमिशन ले ली कि केवल हमको, कंपनी को, हमारे अधिकारियों को नहीं, हमारे जो भी प्राइवेट जो भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए, उनको नहीं, केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार दे दीजिए। अब औरंगजेब ने तो दे दिया, लेकिन इसका कंपनी के जो अधिकारी थे, जो निजी अफसर थे, निजी अधिकारी थे या निजी कर्मचारी थे, उन्होंने इसका बहुत गलत उपयोग किया। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया और गलत तरीके से जो है ये मनमाना व्यापार करते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। अब इससे होगा क्या, बंगाल जो क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ही तो है, तो बंगाल में जो नवाब हैं, राजस्व वसूली उनको मिलेगी क्या, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है मुगल सम्राट के आदेश से, और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी दे रहे हैं भौकाल में कि हम तो नहीं देंगे, जो करना है कर लो, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, इन्होंने विरोध किया था। अब एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया है, तो क्या आपको इतना ही पढ़ना चाहिए या कुछ जो है
नवाब मुर्शीद कुली खान के बारे में जान लेना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ लीजिए। आइए मुर्शीद कुली खान के बारे में कुछ जो है जानकारी आपको दे दें, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, अलग से कहीं आपको खोजने की ज़रूरत नहीं हो। टॉपिक है हमारा मुर्शीद कुली खान, ये आप कॉपी में लिख लीजिए अलग से। मुर्शीद कुली खान की बात करें तो 1717 से लेकर 27 तक ये बंगाल के पहले नवाब थे, बंगाल के पहले नवाब थे। अब पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिखिए, मुगल बादशाह द्वारा उस समय मुगल बादशाह कौन थे 1717 में, तो हमने बात किया था 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुख सियार थे। तो फर्रुख सियार जो कि मुगल बादशाह थे, फर्रुख सियार मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त यानी कि अपॉइंटेड बंगाल के अंतिम सूबेदार थे। बंगाल मुगल प्रांत, मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, प्रांत था। तो बंगाल के ये अंतिम सूबेदार थे। सूबे का जो मालिक बनाया जाता है वो सूबेदार होता है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाए गए थे? मुगल बादशाह के द्वारा, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल प्रांत आता था। और जो है एक प्रक्रिया थी कि जो भी बंगाल में सूबेदार होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? मुगल सम्राट। लेकिन जब 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार के द्वारा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार घोषित किया जाता है, इसके बाद क्या होता है? मुर्शीद कुली खान धीरे धीरे बंगाल को धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से दूर कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से आज़ाद करा दिया, मुगल नियंत्रण से आज़ाद करके अपने अधीन कर लिया। तो बंगाल जो प्रांत है वो किसके अधीन हो गया? मुर्शीद कुली खान के। अब जब यहाँ पर हमने अभी बात किया था कि जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ा तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे प्रांत हैं या बड़े बड़े जो प्रांत हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, उनके जो सूबेदार हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। तो इस प्रकार से जो बंगाल के अंतिम सूबेदार थे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खान, उन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया और खुद को, मुर्शीद कुली खान का तीसरा पॉइंट लिखिए, मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो अगर प्रश्न पूछे स्वतंत्र रूप से बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और साथ में जो अपनी राजधानी थी मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी, अपने ही नाम पे शहर बसाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 3 पॉइंट मुर्शीद कुली खान के बारे में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार थे। धीरे धीरे इन्होंने बंगाल प्रांत को मुगल नियंत्रण से अलग कर लिया, आज़ाद कर लिया और अपने अधीन कर लिया। जब अपने अधीन कर लिया तो स्वतंत्र हैं तो खुद को जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया स्वतंत्र रूप से, मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र, और राजधानी ढाका को हटा के मुर्शिदाबाद कर दिया। किसने? मुर्शीद कुली खान ने। अब मुर्शीद कुली खान जब इतना स्वतंत्र हैं कि मुगल साम्राज्य से ही अलग हो गए हैं, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार शुल्क मुक्त व्यापार भी करे और उनके जो निजी अफसर हैं वो भी टैक्स नहीं चुकाएं? तो ये विरोध तो करेंगे ही। तो इन्होंने तगड़ा विरोध किया था। 1717 से लेकर 27 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत टाइट करके रखा था, यानी कि जो भी ये करने देते थे शुल्क मुक्त व्यापार तक सीमित करने का प्रयास भी किया। तो नवाब मुर्शीद कुली खान ताकतवर नवाब हुआ करते थे अपने समय में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आपसे बात करते हैं व्यापार से लेकर युद्धों तक, एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है कोई पॉइंट वगैरह। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में एनसीईआरटी आ रहा होगा। व्यापार से युद्धों तक। अब मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यहाँ पर एग्जैक्ट बात नहीं की गई है, आपको मालूम है बीच में जो है 1733 में बंगाल के नवाब कौन थे।
अब यहाँ पर जो मजबूत नवाब हुए हैं उनकी बात की जा रही है। जो मजबूत नवाब हुए हैं, जैसे मुर्शीद कुली खान पहले स्वतंत्र नवाब थे तो बहुत मजबूत थे। इसके बाद एक और मजबूत नवाब उभरे जिनका नाम था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान की बात करें तो अली वर्दी खान जिनका समय था 1740 से 56, बहुत ही मजबूत नवाब थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने सीमित करके रखा था, विरोध भी किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, 1717 में याद रखिएगा, 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियार से, मुगल सम्राट फर्रुख 1717 में पहले तो लिया था किससे परमिशन, व्यापार करने का, शुल्क मुक्त व्यापार का, औरंगजेब से। 1717 में एक शाही फरमान हासिल किया कंपनी ने, शाही फरमान हासिल किया कंपनी ने किससे, मुगल सम्राट से। मुगल सम्राट से शाही फरमान हासिल किया मुगल सम्राट फर्रुख सियार से। तो फर्रुख सियार जो कि मुगल सम्राट थे 1717 में, इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी रियायतें दी व्यापार में, और इसके माध्यम से इन्होंने एक दस्तक का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर। दस्तक एक पास होता था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुल्क मुक्त व्यापार बंगाल प्रांत में भी कर रही थी। यहीं से विरोध चालू हो गया था। जो बंगाल के मजबूत नवाब थे, पहले मुर्शीद कुली खान ने टाइट किया, फिर अली वर्दी खान ने भी बहुत तगड़े से इसको डील किया। अब इसके बाद सिराजुद्दौला 21 वर्ष का जो है युवा है, नवाब बनता है, और ये भी जो है बर्दाश्त नहीं करता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुल्क मुक्त व्यापार भी करेगी और उसके निजी अधिकारी, निजी कर्मचारी भी दस्तक का दुरुपयोग करते हुए शुल्क मुक्त व्यापार का दुरुपयोग करेंगे और हमारा राजस्व रोकेंगे, हमको कमज़ोर करेंगे। तो मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर हम रोकते हैं, एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं। एक सुधार आपको करना है। हमने आपको अली वर्दी खान का फैमिली ट्री बना के दिया था, आपको याद होगा नोट्स में। तो अली वर्दी खान का जो नोट्स है वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, हमने नए वाले नोट्स में दिया भी है। 1740 से 56 तक, 1740 से 56 तक जो है ये बंगाल के नवाब थे। इनकी 3 बेटियां थीं। पहली थी जो सबसे बड़ी घसीटी बेगम सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम। नोट्स में भी हमने दिया, आप वहाँ से भी लिख लीजिएगा जो नया वाला नोट्स है। सबसे लास्ट में दूसरी नंबर की इनकी बेटी थी जिनका नाम था मैमूना बेगम का जो बेटा था उसका नाम था शौकत जंग। मैमूना बेगम का जो लड़का था उसका नाम था शौकत जंग। अली वर्दी खान की जो तीसरी बेटी थी या सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था अमीना बेगम। तो अमीना बेगम की जो बेटा था उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया था। तो घसीटी बेगम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, सिराजुद्दौला बनते हैं। ये अली वर्दी खान की जो सबसे छोटी बेटी रहती है अमीना बेगम, उसके ये बेटे थे। इनके उत्तराधिकार का विरोध किसने किया, यानी इनके नवाब बनने का विरोध किसने किया, तो इनकी मौसी, हमने चाची बोला था उसको भी सही कर लीजिएगा, मौसी घसीटी बेगम ने, और इनकी जो दूसरी छोटी वाली मौसी थी उनका जो बेटा था शौकत जंग। तो घसीटी बेगम ने विरोध किया, शौकत जंग ने मिलकर विरोध किया घसीटी बेगम के साथ में सिराजुद्दौला का, लेकिन सिराजुद्दौला ने इन पर कंट्रोल कर लिया। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो डील कर रहा था। अब बात करें तो सिराजुद्दौला ने एक प्रकार से कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व की वसूली कम होती जा रही है, नवाबों की ताकत कमज़ोर होती जा रही है। और ये बात जो है 1733 से ही कही जाने लगी थी। मुर्शीद कुली खान के बाद ये बात बहुत उभर के आई कि कंपनी जो है वो धोखा दे रही है, बंगाल सरकार का राजस्व वसूली डाउन होता जा रहा है, इनके वजह से नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। और इस बात को सिराजुद्दौला ने बहुत ही सीरियसली लिया कि हम इसको होने नहीं देंगे, हम अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देंगे, क्योंकि कंपनी टैक्स देना ही नहीं चाहती थी, ना वो दे रही थी ना उसके अधिकारी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या कहती थी कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब यहाँ पर प्लासी का युद्ध की बात कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध से पहले यहाँ पर देख लीजिए, प्लासी का जो युद्ध है
प्लासी नाम कैसे पड़ा था? तो प्लासी जो नाम है वो अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था, लेकिन असल में नाम इसका पलाशी है। तो पलाशी क्या है? तो पलाशी जो है वो पलाश के फूल के कारण जो है इस क्षेत्र को पलासी के नाम से जाना जाता है। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जानकारी देगी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आप ध्यान रखिए। तो पलाश के कौन से जो है फूल होते हैं जिनका गुलाल बनाया जाता है? तो पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल होली पर रंग के रूप में होता है। चलिए आते हैं प्लासी के युद्ध की बात कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध का समय कब है? 23 जून 1757। 23 जून 1757। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। ये आपको क्लियर है। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी ज़्यादा भय था, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था अपनी ताकत को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर था। कोई भी प्रकार से वो कंपनी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा था, अपनी स्थिति को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी क्या चाह रही थी? एक कठपुतली नवाब जो उसकी सारी बात मान जाए, कोई विरोध ना करे, कंपनी को भी व्यापार करने दे और कंपनी के अधिकारियों को भी व्यापार करने दे। एक कठपुतली नवाब मिल जाए, बस इसी की तलाश में थी कंपनी। उसे व्यापारिक रियायतें दे, अन्य सुविधाएं दे, उसमें कोई आनाकानी ना करे। सिराजुद्दौला तो बात सुनेगा नहीं। सिराजुद्दौला के विरोध में इन्होंने क्या करने का प्रयास किया? कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में किसी को नवाब बना दिया जाए, यानी जिसको सिराजुद्दौला से जलन हो, सिराजुद्दौला से जिसका बनता ना हो। इसी में इन्होंने एक व्यक्ति जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, सिराजुद्दौला के सेनापति को मोहरा बनाया। कंपनी ने सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनको अपना मोहरा बनाया, और ये वही थे सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से एक, जिसको अपना मोहरा बनाते हुए प्लासी का युद्ध अपने नाम किया कंपनी ने। सिराजुद्दौला ने उससे पहले हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाएं। हमने आपसे क्लास में बात किया था, किलाबंदी रोकने का हुक्म दिया था सिराजुद्दौला ने। डच और पुर्तगाली कंपनियों ने तो फॉलो किया था, बंद कर दिया था, जो किलेबंदी उसको रोक दी थी, हटा दिया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया था। तो यहाँ से फिर जो है कंपनी और नवाब के बीच में संघर्ष हुआ। तो कंपनी और नवाब के बीच में संघर्ष हुआ। सबसे पहले शुरुआत की नवाब सिराजुद्दौला ने। नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया देख लीजिए, ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, नोट्स में नहीं है। 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो 30,000 सिपाहियों के साथ में नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित थी, जहाँ पर 30,000 सिपाहियों, आप सोचिए 30,000 सिपाही कितने ज़्यादा होते हैं। हालत ख़राब कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर। तो कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया सिराजुद्दौला ने। अब इसके बाद नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। अब इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। अब कलकत्ता स्थित किले का नाम क्या है आप याद कीजिए, क्या नाम है कलकत्ता स्थित किले का? तो आप कहेंगे फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम पर हमला कब किया था? हमने आपसे बात किया था, फोर्ट विलियम पर हमला 20 जून को किया था सिराजुद्दौला ने। 20 जून 1757। 20 जून 1757 को फोर्ट विलियम पर, जो कि कलकत्ता में स्थित था, तो कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेजी किला था, उस पर हमला किया सिराजुद्दौला ने। और रात में 20 जून की रात में जो है 146 अंग्रेजों को, अंग्रेजी कैदियों को, ब्रिटिश कैदियों को जो कि कंपनी से संबंधित थे, उनको एक काल कोठरी में बंद करवा दिया। अगले दिन 23 लोग ही बचे थे। इसी को काल कोठरी की त्रासदी भी बोलते हैं, जो हमने आपसे चर्चा किया था, काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी 20 जून 1757। ये आपको क्लियर हो गया। अब सोचिए, इतना मजबूत नवाब सिराजुद्दौला, हालत ख़राब कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब पूरा एक हिसाब से कहिए तो जड़ ही समाप्त कर दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतना साल से मेहनत करके व्यापार कर रही थी, एक झटके में ही कहानी समाप्त कर दी। लेकिन फिर यहाँ पर एक एंट्री होती है हीरो की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हीरो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने के बाद मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था, बहुत ही काबिल व्यक्ति थे
और एक प्रकार से इनको जो है ब्रिटिश नायक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो इनके नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी, यानी कि जो पानी के रास्ते से जो एक बेड़ा तैयार था जिसको नौसैनिक बेड़ा बोला जाता है, तो स्थल पे भी जो है सैनिक थे, साथ में जल वाले रास्ते से भी सैनिक थे। तो डबल यहाँ पर एक व्यवस्था करके चल रही थी कंपनी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नवाब के साथ में लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में, इससे पहले इन्होंने क्या किया था, इस सौदेबाजी में इन्होंने क्या खेल खेला, नवाब को कंफ्यूज करते हुए नवाब के जितने भी पावरफुल लोग थे उनके सेनापति मीर जाफ़र को अपने साइड कर लिया। इसके अलावा जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे नवाब से संबंधित उनको अपने साइड में कर लिया, जिनके नाम पे हमने आपसे एक नोट्स में चर्चा किया है, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। अब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि प्लासी के मैदान में किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति, जो सबसे बड़ा मुख्य सेनापति था, नाम था मीर जाफ़र, उसकी कारगुजारियाँ। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। हमने आपसे चर्चा किया था कि अगर आपका मुख्य सेनापति ही आपको धोखा दे जाए, पूरा जो आपका सबसे प्रमुख, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर जो आपकी आर्मी है, जो आपका टुकड़ी है, वो ही हिस्सा ना ले, तो आप युद्ध जीत पाएंगे क्या? तो नहीं जीत पाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अपने साथ क्या कहकर मिलाया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब हम बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने धोखा किया अपने नवाब के साथ में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर एक चित्र दिया गया है नवाब सिराजुद्दौला का। क्या यहाँ पर दिया गया है, महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस की बैठकें होती थी। तो ईस्ट इंडिया हाउस का जो बैठक होता था वो लेडन हॉल स्ट्रीट में लंदन में होता था। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने उसको हाईलाइट भी नहीं किया है। अब यहाँ पर ये सब पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई काम का मतलब इसमें कुछ खास काम का नहीं है, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अब हम नवाब की शिकायतों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा था। जब वो पहली बार हमारे देश में आए तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन दीजिए। ज़मीन मिल गई तो अब उन्होंने अपना एक मजबूत किला ही फोर्ट विलियम खड़ा कर लिया। उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। कभी भी किला बनाया जाता है तो सामरिक दृष्टि से बनाया जाता है कि कोई विरोधी अटैक ना कर पाए, कोई दुश्मन अटैक ना कर पाए, अपना एक प्रकार से जो है भारतीयों को लूट खसोट रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको मालूम है 1733 में बंगाल के नवाब कौन थे? इन्होंने क्या किया था, बिहार का बंगाल में विलय कर लिया था। तो बिहार का बंगाल में विलय किस नवाब ने किया था, आपको कमेंट करके बताना है। बिहार का बंगाल में विलय किस बंगाल के नवाब ने किया था 1733 में, उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत कौन सी थी? प्लासी का जंग या प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को यह घटित हुआ था। किस नदी के किनारे? तो जो है भागीरथी हुगली नदी के किनारे, भागीरथी हुगली नदी के किनारे। आपको मालूम है मुख्य युद्ध कहाँ होगा? कलकत्ता में ही होगा। कलकत्ता कहाँ है? हुगली नदी के किनारे। तो भागीरथी, जिसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, तो भागीरथी हुगली नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम आपसे बात करते हैं। अब यहाँ पर आप से हमने चर्चा किया था कि इस वजह से प्लासी की जंग ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ उखड़ गई थी सिराजुद्दौला के अटैक के बाद, उसको फिर से स्थापित किया और उसके कारण ही, प्लासी विजय के कारण ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह पाई, बच पाई। इस वजह से आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। 1764 में निर्णायक युद्ध मिला। तो 1757 का जंग है, उसमें जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का जो रोल है, उसके वजह से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में रॉबर्ट क्लाइव को। यह आपको क्लियर हो गया होगा, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है, रिवीजन हो गया आपका। चलिए
प्लासी के जंग के बाद चूँकि सिराजुद्दौला को जिंदा रखेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि क्या चाहिए, कठपुतली नवाब। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिराजुद्दौला को मार देना होगा। तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफ़र नवाब बनता है। मीर जाफ़र के बेटे ने सिराजुद्दौला को मारा था। अब यहाँ पर कंपनी की बात करें तो उसको क्या चाहिए, कठपुतली नवाब अभी उस शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। उसका मूल उद्देश्य क्या है, व्यापार को फैलाना, क्योंकि बंगाल प्रांत से इतना पैसा मिलता था, मतलब जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं था, मतलब अमूल्य बहुमूल्य जो भी कह लीजिए आप, इतना पैसा यहाँ से मिलता था। वही बात यहाँ पर आप देखेंगे, वही बात संपन्नता का अवशासन। तो यहीं पर आश्वासन, यहीं पर जो विदेश मंत्री थे विलियम पिट, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बनते हैं ब्रिटेन के 1784 में, इन्हीं के कारण जो है पिट इंडिया एक्ट भी आया था, जो हमने आपको पढ़ाया था। तो इसमें जो है क्लाइव ने, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 1759 में कलकत्ता से चिट्ठी लिखी थी कि इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो इन्होंने बोला कि मतलब एक प्रकार से इन्होंने बंगाल प्रांत पे जो विजय हुई है उसी की ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समृद्धशाली प्रांत था बंगाल प्रांत, इतना पैसा कि आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटेन से सोना चांदी सब रोक देना पड़ा। पहले सोना चांदी खर्च करते थे भारत से सामान लेने के लिए, सब रोकना पड़ा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफ़र वापस से नवाब बना। अब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया, मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि कंपनी को रियायत देने के बावजूद भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। बार बार कुछ ना कुछ नया जो है फ्री गिफ्ट चाहिए होता था कंपनी को। तो मीर जाफ़र ने कंपनी का एक लिमिट के बाद विरोध करना चालू किया, तो कंपनी ने उसको हटाकर जो है मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये हमने आपसे बात किया था। अब मीर कासिम जब नवाब बना तो मीर कासिम, हमने आपसे बात किया था, मीर कासिम कौन था, मीर जाफ़र का सेनापति, इसका जो है दामाद भी था। तो मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, मीर कासिम जो है मीर जाफ़र के मुकाबले बहुत मजबूत था। मीर कासिम जब नवाब बनता है तो यह अपना जो राजधानी है कहाँ ले गया था, हमने आपसे चर्चा किया था, मुंगेर, बिहार का जो मुंगेर वाला क्षेत्र है, मुंगेर में मीर कासिम अपना जो राजधानी है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो मुर्शीद कुली खान ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए थे और मीर कासिम मुंगेर ले गए थे राजधानी अपनी। क्यों, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव न रहे इन पर। मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको हराना पड़ा, यानी बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम हारा था, मीर कासिम के साथ में संयुक्त सेनाएं हारी थी। मीर जाफ़र दोबारा नवाब बनता है। और यहाँ पर आप जो है इस चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भाषा लिखा गया है। इंग्लिश वाले वर्जन में हमने क्लियर कर रखा है, वहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि बक्सर युद्ध से पहले ही, बक्सर युद्ध यानी 1764 से पहले ही 1763 में ही कासिम को नवाब की गद्दी से हटा दिया गया था, नवाब से हटा दिया गया था, नवाब बना दिया गया था मीर जाफ़र को। तो कासिम ने जो है विद्रोह किया। कासिम चूँकि मुंगेर में था, कासिम मुंगेर में था, अपनी सेना बनाए हुआ था, अपना सेनापति रखे हुआ था, अपने जो लॉयल लोग थे उनको रखा हुआ था। तो जब कंपनी से छोटा छोटा युद्ध लड़ता है, जब नहीं जीत पाता है, तब ये भागता है किधर, अवध की तरफ। अवध जाता है, वहाँ पर गुटबंदी करता है, किसके साथ में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में, और वहीं मुगल सम्राट भी मिल जाते हैं, शाह आलम द्वितीय उनके साथ में। और उनकी संयुक्त सेनाओं को लाकर, अपने साथ में संयुक्त सेनाओं को लाकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से बक्सर की लड़ाई लड़ता है 1764 में, लेकिन इसमें भी इसको हारना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बक्सर युद्ध के समय बंगाल के जो नवाब थे वो मीर जाफ़र ही थे। हिंदी में थोड़ा सा, बाकी हमने एनसीईआरटी में ही चेक कर रखा है, दूसरी एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर इंग्लिश वर्जन में ठीक ठाक लिखा है। अब हम बात करते हैं 1765 में मीर जाफ़र चूँकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, 1765 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कंपनी का इरादा अब बदल चुका है। कंपनी देख रही है कि नवाब जो कठपुतली नवाब है वो तो हमने मीर कासिम को भी बनाया था, लेकिन वो धोखा दे गया। अपने साथ में खराब अनुभव को देखते हुए लॉर्ड क्लाइव ने ऐलान किया, हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। यानी अब जो नवाब रहा है उसके घर से नहीं लेकर कोई कमज़ोर व्यक्ति को नवाब बना देते हैं। यहाँ पे खुद ऐसे समझ लीजिए कि जब बीजेपी कहीं पर बहुमत से जीतती है, बीजेपी जब कहूँ बहुमत से आज के डेट में जीतती है, तो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देती है, चाहे वो दिल्ली देख लीजिए।
भारत के अन्य अन्य राज्य देख लीजिए। तो बीजेपी क्या करती है, सबसे जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको मुख्यमंत्री बना देती है, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत केंद्र के लिए ना रहे। तो उसी प्रकार जो है लॉर्ड क्लाइव ने क्या ऐलान किया कि अभी तक मामला ठीक नहीं रहा, कासिम भी धोखा दिया, मीर जाफ़र भी धोखा दिया, हमने दोबारा से मीर जाफ़र को चलिए बना दिया, लेकिन अब हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। यानी कुछ सी ऐसे व्यक्ति को जिसका मजबूती ना हो, जिसका कोई डायनेस्टी ना हो, इस प्रकार से। तो 1765 में हम देखते हैं जो मतलब लंबे समय तक शासन में ना रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो कमज़ोर टाइप का हो, ऐसा ही व्यक्ति जो है मिल जाता है 1765 में नज्म उद दौला। नज्म उद दौला परिवार से ही संबंधित लेकिन शासन से बहुत दूर, एकदम कमज़ोर नज्म उद दौला को कठपुतली नवाब के रूप में, कठपुतली मतलब अपने इशारों पर चलने वाला व्यक्ति, तो नज्म उद दौला को 1765 में कंपनी बंगाल का नवाब बना देती। अब 1765 में क्या होता है, बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल प्रांत के अंतर्गत बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी थी उसका अधिकार मुगल सम्राट ने किसको दिया था, कंपनी को। तो चाहे आप वैसे पढ़िए चाहे आप ये पढ़िए कि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। तो आपसे प्रश्न दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है, कब मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान नियुक्त करने का मतलब है कंपनी को बंगाल प्रांत यानी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार। दीवानी कौन वसूलेगा, जो दीवान होगा, दीवानी कौन वसूलेगा, जो दीवान होगा। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी हो जाती है, कभी भी प्रश्न घुमा फिरा के आएगा, आप फंसेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर दीवानी जब मिल जाती है बंगाल प्रांत की यानी बंगाल बिहार उड़ीसा की, जब दीवानी मिल जाती है, राजस्व वसूलने का एक अधिकार मिल जाता है कंपनी को मुगल सम्राट से। अब जो है कंपनी को फ़ायदा देखिए, व्यापार बढ़ता जा रहा है। भारत में ज़्यादातर चीज़ें वो कैसे लाते थे, तो ब्रिटेन से सोना और चांदी लाते थे, भारत से सामान खरीदते थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतना पैसा बंगाल प्रांत से राजस्व से इतना पैसा आ रहा है कि ब्रिटेन के पास अब भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। अब प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। इतना पैसा, इतना समृद्धशाली बंगाल प्रांत की प्लासी जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। जाहिर सी बात है, कितना सोना देंगे, सब सोना तो ख़त्म नहीं कर सकते व्यापार करने के लिए। तो बंगाल की, लेकिन जब 1765 में बंगाल की दीवानी मिली तो ब्रिटेन को कह लीजिए एक प्रकार से रिवाइवल हो गया ब्रिटेन का कि अब ना सोना देना है लेकिन व्यापार एकदम ज़बरदस्त करना है एकाधिकार से। तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद 1765 में ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही, यानी पूरी तरीके से अब भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश होने की प्रक्रिया में आ चुका है। तो भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कंपनी से कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा भी खरीद सकती थी, फौजों को भी संभाल सकती थी, कलकत्ता में किला दफ्तर निर्माण में सब कुछ जो भी खर्चा आएगा सब डील कर सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, इंग्लिश वर्ड है जो ये नवाब शब्द है, इसके लिए अंग्रेज अपने आप को नवाब बोलते थे, जैसा भी उच्चारण करते थे वो नवाब अपने आप को कहते थे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब कंपनी के अफसर अपने आप को नवाब तो अंडर कंट्रोल था, नवाब तो कठपुतली था, तो अपने आप को क्या समझने लगे, नवाब ही समझने लगे। रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत में बेहिसाब दौलत जमा किया था 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था। तो याद रखिएगा किस वर्ष आया था, तो हमने आपसे बात किया था 1740 के आसपास, तो वर्ष एग्जैक्ट क्या है 1743, इसको सही कर लीजिएगा नोट्स में। थोड़ा हिस्ट्री का है तो एक आध इधर उधर हो जाता है, जो पुराने फैक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास कब आया था व्यापार करने के लिए, कब आया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क बन के 1743 में। अब 18 साल की उम्र में आया था रॉबर्ट क्लाइव 1743 में। 1757 में पहली बार वो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। फिर 1765 में 65 से लेकर 67 तक वो दोबारा से बंगाल का गवर्नर बनता है। 1767 में अंत में वो भारत से अलविदा लेता है कि अब काम खत्म हो गया हमारा। तो जब वो भारत से हमेशा के लिए रवाना होता है तो उसके पास जो है अकूट संपत्ति थी जो कि 4 लाख पाउंड के बराबर थी।
बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस समय के हिसाब से, मतलब 4 लाख रुपए ही उस समय के हिसाब से इतना ज़्यादा होते हैं, यहाँ तो 4 लाख पाउंड है। क्लियर है। अब गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसको कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये अपना ही भ्रष्टाचार करता रहा, अपना ही पैसा जमा करता रहा। अब 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी थी। तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस जो है ब्रिटिश अधिकारी को या किस गवर्नर को ब्रिटेन की संसद में अपने ऊपर भ्रष्टाचार पर सफाई देनी पड़ी थी। तो 1772 में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी थी। फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में जो भी कह लीजिए बहुत सारे कारणों से इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का चैप्टर 1774 में समाप्त हो जाता है हमेशा के लिए, सुसाइड कर लेता है। चलिए यहाँ पर कुछ बात दिया गया है, वो काम का आपके नहीं है। कंपनी का फैलता शासन, कंपनी का फैलता शासन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या होते थे, कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। यानी कि जो प्रांत, जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते जाएंगे या कंट्रोल में आते जाएंगे, वहाँ पर अपना एक अंग्रेज अधिकारी तैनात कर देंगे, उसका नाम होगा रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट या अंग्रेजी रेजिडेंट। तो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होगा। कुछ भी जो कंपनी के फ़ायदा का होगा, ये इसी का काम रहेगा कि कंपनी का फ़ायदा कराना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी क्या करेगी, भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल भी देने लगेगी, आगे चलकर हुआ था। और ये तो 1764 की बात रही। अब यहाँ पर जो बात की गई है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। ये कब हुआ था, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के माध्यम से ये यहाँ पर दिया। अब आप सोचिए, आप खुद से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे लाइन बाय लाइन में ही, लेकिन चूंकि हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हमें सारी चीज़ें क्लियर हैं पहले से, तो इसलिए हमें ये समझने में दिक्कत नहीं है। आप खुद से पढ़ते, हम चाहते तो बोल देते जाइए 8 NCERT पढ़ लीजिए, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होता। आप हमसे जुड़े हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको हम हर तरीके से तैयार करें। 1798 लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया। इसके माध्यम से क्या हुआ कि अब रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। अब कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, दखल भी दिए, कई बार जरूरत पड़ी तो सहायक संधि भी थोप दी गई। जो रियासत इस बंदोबस्त को यानी सहायक संधि को मान लेते थे, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो लाया गया था, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। हमने आपसे सहायक संधि के बारे में चर्चा किया था, तो इसमें क्या था, जो भारतीय राज्य था वो अपनी स्वतंत्र सेना रख सकता था, बिल्कुल नहीं रख सकता था। स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। उसको कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, जो कंपनी की तरफ से जो सुरक्षा मिलती थी, जो सेना मिलती थी, इसका खर्च भी कौन देता था, यही भारतीय राज्य। फिर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। जो भारतीय राज्य थी या रियासतें थी, अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, यानी जो रख रखाव का पैसा अच्छा खासा अमाउंट होता था, कंपनी को पैसा अगर ये नहीं दे पाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ही कर लेती थी। ये एक तरीका था। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा क्यों किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाए गए सहायक संधि के माध्यम से पहला भारतीय राज्य या रियासत कौन सा था जिस पर सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर किया गया था, तो वो हैदराबाद का निज़ाम था। तो याद रखिएगा, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद के निज़ाम जो है 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पहले रियासत बने थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय रियासत या भारतीय राज्य बने थे 1798 में। अवध कब स्वीकार किया था सहायक संधि को, तो अवध स्वीकार किया था 1801 में। ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद
हैदराबाद का तो हो गया, उसी प्रकार से अवध का भी हो गया। अब आगे बात करते हैं रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी, ये पढ़ लीजिएगा। इंटरफेयर ही करते थे, इनके बिना कुछ भी, जो भी मतलब भारतीय शासक थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब कंपनी छोड़िए, जो रेजिडेंट थे उनसे पूछ पूछ कर कोई भी काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि फ्रांसीसी लोगों को भी ये रखने नहीं देते थे। टीपू सुल्तान के दौर में भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ सहायक संधि थी वो फ्रांसीसी को भी नहीं रखने देते थे, क्योंकि फ्रांसीसी अंग्रेजों के दुश्मन थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक चित्र है इसमें अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला। बाकी किसके द्वारा चित्र बनाए गए ये सब नहीं पूछा जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादा अधिकार छिन गए थे, तो हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया है। इलाहाबाद और कारा वाला जो क्षेत्र है वो इनको किसको देना पड़ा था, मुगल सम्राट को, कि मुगल सम्राट भी तो कहीं रहेंगे ही ना। चलिए अब आते हैं टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं। तो टीपू सुल्तान पर आते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अभी नहीं पढ़ाया है, तो यहाँ से हम कवर कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान जी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर, लायन ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। हैदर अली, कहानी शुरू होती है इनके पिता टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के। तो हैदर अली जिनका शासनकाल था 1761 से 82, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जिनका था 1782 से 1799। मैसूर काफ़ी ताकतवर हो गया इन दोनों शासकों के वजह से। अब होता क्या था, देखिए, जो मैसूर जो क्षेत्र था मालाबार तट पर, जो केरल वाला जो मालाबार तट है, मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब जब पश्चिम में कोई भी क्षेत्र जो भी भारतीय राजा के जो है संरक्षण में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, तो उससे अंग्रेजों को व्यापार करने में दिक्कत होगी। अब मालाबार तट पर जो व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, यानी हैदर अली टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था। कंपनी यहाँ से क्या खरीदती थी, काली मिर्च और इलायची। आपको मालूम है कि केरल में इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, कार्डमम हिल्स भी हैं, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो काली मिर्च और इलायची के लिए फेमस है केरल का क्षेत्र। तो काली मिर्च और इलायची कंपनी यहाँ से खरीदती थी। अब ये तो जगह मालाबार तट वाला मैसूर रियासत के कंट्रोल में है, तो अब ज़रूरी है कि जो है मैसूर से भी हिसाब किताब किया जाए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विचार है कि अब मैसूर को भी अपने कंट्रोल में किया जाए, सहायक संधि वगैरह लागू की जाए। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, 1785 में देखिए युद्ध चल रहा है। 1761 से ही संघर्ष चालू होता है। 1767-69 में अभी युद्ध आएगा, भी चर्चा कर लेंगे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था, तो इससे और दिक्कत हो गई। टीपू सुल्तान ने एक और कदम आगे बढ़ाया, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का व्यापार निर्यात रोक दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नुकसान होने लगा। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से भी रोक दिया, तो कंपनी अब सीधे सीधे संघर्ष होगा। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध बनाए। अब इसके वजह से कंपनी तो जल भून मरेगी, तो कंपनी और टेंशन में कि ये तो फ्रांसीसियों के साथ में भी प्लान कर रहा है। उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो कौन सा भारतीय शासक था जिसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, तो शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान, याद रखिएगा टीपू सुल्तान। अब हम टीपू सुल्तान के बारे में कुछ यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लेते हैं कॉपी में। तो टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान नोट कर लीजिए 2 पॉइंट। टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी थी, मैसूर की जो राजधानी थी, श्रीरंगपट्टम बोलिए या श्रीरंगपट्टनम बोलिए, तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। कौन सा वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष। एक ये विशेष प्रकार का वृक्ष था, अमेरिकी क्रांति से इसका संबंध था। तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, याद रखिएगा। तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, जिसको हम इंग्लिश में ट्री ऑफ लिबर्टी, ऐसे भी आपको ट्री ऑफ लिबर्टी भी दे सकता है, ट्री ऑफ लिबर्टी भी दे सकता है, तो ये इसलिए इंग्लिश भी जरूरी है। तो ट्री ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पर लगाया था टीपू सुल्तान ने, लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में। वही फ्रांसीसियों के मदद से, फ्रांसीसी लेकर आए थे, तो फ्रांसीसियों के मदद से टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों का एक फेमस क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब।
जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी लेता है। जैकोबिन क्लब की सदस्यता कौन से भारतीय शासक ने ली थी? तो ये स्पेशल भारतीय शासक थे टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी, मेंबरशिप ली थी। और जो जैकोबिन क्लब थी वो एक प्रकार से जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे प्रभावित थी। फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे उससे प्रभावित थी। टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो इसलिए जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेता है। खुद को ये नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू या नागरिक टीपू के नाम से जो है घोषित करता है। तो नागरिक टीपू खुद को कहता है, घोषित नहीं कहेंगे, खुद को ये क्या कहता है? नागरिक टीपू। यानी एक जो है सुल्तान होने के बावजूद भी, मैसूर का राजा होने के बावजूद भी खुद को नागरिक कह रहा। तो ये किसका असर है? जैकोबिन क्लब का। किसका असर है? फ्रांसीसी क्रांति का। अब यहाँ पर बात करते हैं 1799 का जो दौर है, 1795 के बाद का जो दौर है, स्पेशली जब 1799 आते आते जब चौथा युद्ध होता है, उस समय तक आते आते नेपोलियन का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। उस समय फ्रांसीसियों से जब हेल्प ले रहा होता है 1795 के बाद से, स्पेशली जब टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों से मदद ले रहा होता है, तो ब्रिटिश सरकार लंदन में, इंग्लैंड में और साथ में भारत में जो कंपनी है, दोनों ही बहुत टेंशन में रहते हैं कि अब कैसे भी जो है टीपू सुल्तान को रोकना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ युद्धों के बारे में। सबसे पहले हम युद्धों को चर्चा कर लें, उसके बाद हम ऊपर आएंगे। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई है। कुछ 4 युद्ध लड़े गए, इनको हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। तो आइए आंग्ल मैसूर युद्ध को भी कॉपी में नोट कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, लिख लीजिए। प्रथम आंग्ल मतलब एंग्लो यानी अंग्रेज, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 69 के बीच में। इसमें जीत मिली थी टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली को। हैदर अली की जीत हुई थी। हैदर अली की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि से अंग्रेजों ने बोला अब नहीं लड़ने आएंगे, लेकिन वो तो कहने भर का बात था, अपने लिमिट में रहेंगे। मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 समाप्त होता है। हैदर अली जीतते हैं, क्लियर है। फिर दोबारा से युद्ध होता है 1780 से 84। 1780 से 84 यहाँ पे आप लिखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय यानी दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1780 से 84। यह जो है युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन जीता कौन हारा। तो यह जो युद्ध है ये मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। 1782 में जो है टीपू सुल्तान के जो पिता है हैदर अली, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1782 से 84 तक इसी युद्ध को कंटिन्यू करता है टीपू। अंत में टीपू सुल्तान मैंगलोर की संधि करता है अंग्रेजों के साथ में। जब युद्ध का कोई हल नहीं निकलता तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे संपन्न हुआ? मैंगलोर की संधि से। इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा। अब आते हैं निर्णायक युद्ध पर। 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में महत्वपूर्ण युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये इसमें टीपू सुल्तान को हार मिलती है। टीपू सुल्तान का नुकसान होता है बहुत भारी। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और टीपू सुल्तान को अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा और साथ में अपने जो 2 बेटे रहते हैं दोनों को एक प्रकार से अंग्रेजों के अधीन करना पड़ता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? कि जो हैदराबाद का निज़ाम रहता है वो अंग्रेजों के साथ हो जाता है, जो मराठे होते हैं वो भी अंग्रेज के साथ में हो जाते हैं। अब जब 3 ताकतें एक साथ में हो जाएंगी तब टीपू सुल्तान तो कमज़ोर पड़ ही जाएगा। तो हैदराबाद मराठे मिल जाते हैं किसके साथ में? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त होता है। टीपू की हार होती है। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। अब यहाँ से टीपू सुल्तान अपनी जो गतिविधियाँ रहता है वो तेज कर देता है। सबसे पहले ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है, जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेता है। ये आपको क्लियर है। अब हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है
वो किससे समाप्त होता है? मद्रास की संधि से। जब युद्ध अंत होगा तभी होगा, कब हुआ है? 1769 में। फिर मैंगलोर की संधि या मंगलोर जो भी लिखिए आप, मैंगलोर की संधि कब हुई? 1784 में। फिर है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? तो ये 1792 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। क्लियर है? ये 3 हो गए। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर चलते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में ही शुरू हुआ, 1799 में ही खत्म हो गया। आपको मालूम है 1798 में कौन गवर्नर जनरल बन के आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है? कंपनी के फौज 1792 के बारे में क्या दिया है? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया था, जो 1767 से 69 वाला है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने हराया था। टीपू सुल्तान ने जो है 1782 से 84 के बीच में कई बार पटकनी दी, लेकिन युद्ध का कोई निर्णायक हल नहीं निकल पाया, बहुत टक्कर दिया। फिर 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी, हार मिली थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास भी रख लिया था, जो यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको। तो 1792 में एक प्रकार से टीपू सुल्तान को अपना राज्य, आधा राज्य गंवाना पड़ता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम चूंकि राजधानी रहती है, और राजधानी के नाम से होने, संधि होने का मतलब है कि राज्य ने सरेंडर कर दिया है, यानी टीपू सुल्तान ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया। लेकिन टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करता है, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है, जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेता है, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करता है। 1799 में अंतिम बार युद्ध करता है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। मैसूर का राजकाज पुराने, जो पहले, यानी टीपू सुल्तान के पिता जो थे, उन्होंने ओडियार राजवंश से सत्ता हाथ में ली थी, तो वापस से ओडियार राजवंश को स्थापित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से टीपू सुल्तान तो मारा जाता है 1799 में, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी जाती है। तो मैसूर पर सहायक संधि थोप दी जाती है। आपको इसका वर्ष नोट कर लेना है कि मैसूर पर सहायक संधि कब थोपी गई थी। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। और किस राजवंश को स्थापित किया जाता है? पुराना ओडियार राजवंश। यही ओडियार राजवंश रहता है, जिसको हटाकर टीपू सुल्तान के जो पिता रहते हैं हैदर अली, उन्होंने मैसूर में शासन स्टार्ट किया था। तो वापस से ओडियार राजवंश को स्थापित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। अब देखिए, अभी तक बंगाल प्रांत कंट्रोल में था, अब मैसूर भी कंट्रोल में आ गया। जो 2 बड़े बड़े प्रांत थे, मतलब मद्रास प्रांत के अंतर्गत जो 2 बड़े बड़े हिस्से थे, अब वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए हैं। 4 मई 1799 को जो है मृत्यु हुई थी। किसकी? तो ये टीपू सुल्तान का मृत्यु का डेट है 4 मई 1799। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। उनका जो राजसी झंडा था, यानी जो उनका राजसी, उनका जो राज्य का जो झंडा था, उस पर शेर की तस्वीर भी होती थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस जो है राजा, भारतीय राजा के झंडे पर, राजसी झंडे पर या राज्य के झंडे पर शेर की तस्वीर, तो आपको मालूम है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में भी चर्चा होगा। हालांकि हमने आपको पढ़ाया हुआ, अब आपको समझ में आएगा कि हमने कितना मेहनत से आपको, मतलब एनसीईआरटी को भी कवर किया, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया। क्लास लंबी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी पार्ट में देखिए, समझना ज़्यादा जरूरी है। मराठों से लड़ाई 1761 में, देखिए सबसे पहले बंगाल प्रांत पर कब्जा किया, उसके बाद मैसूर एक ताकत के रूप में साउथ में था, उसको पहले जो है 1799 में समाप्त कर दिया मैसूर की ताकत को, टीपू सुल्तान को। फिर उसके बाद मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया कंपनी ने। अब उसके बाद यहाँ पर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आपको मालूम होगा। इसमें हार मिली थी मराठों को, दिल्ली से देश का शासन करने का सपना इनका चूर चूर हो गया था। अब साथ में अगर हम बात करें तो मराठे भी जो है युद्ध लड़ रहे थे, मराठे भी जो है अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, लिखना हो तो लिख लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में। 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जो मराठे थे वो कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बट गए। 1761 में जब पानीपत का युद्ध होता है, अब पानीपत का युद्ध भी लिखना हो तो लिख लीजिए। पानीपत का जो युद्ध है वो अफगान शासक थे, अफगानी शासक थे,
अहमद शाह अब्दाली, उनकी जीत हुई थी इसमें। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अब यहाँ पर बात करते हैं, अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठों का जो शासन था करने का सपना था वो टूट गया। मराठे कमज़ोर हो गए, राज्यों में टूट गए। कौन कौन से राज्यों में बट गए? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सब जो राज्य थे इसमें मराठा साम्राज्य छिटक गया। अब ये सारे जो सरदार थे कैसे जोड़े गए थे? तो ये सारे सरदार एक पेशवा होता था, सर्वोच्च मंत्री, जो कि एक उसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। तो याद रखिएगा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये किसके जो कन्फेडरेसी के सदस्य थे? तो मराठा कन्फेडरेसी के ये सदस्य थे, मराठा राजमंडल के सदस्य थे, जिसका हेड था पेशवा सर्वोच्च मंत्री। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ में समाप्त हुआ। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में चला। 1782 में सालबाई युद्ध के साथ में समाप्त हुआ, कोई नहीं इसमें जीत पाया। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, 1803 से 5। 1803 से 5 में जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित, उड़ीसा और यमुना यानी यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं। तो उत्तर का काफ़ी सारा भाग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। फिर तीसरा और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 19 के बीच में। किसके समय में होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में। तो 1817 से 19 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्लियर हो गया होगा। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। और ये पेशवा थे कौन, इनका नाम क्या था? तो आपको इनका नाम याद होगा। नाम इनका जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में क्रांति किया था कानपुर से। क्लियर है? तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 1817 से 19 के बीच में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त, पूरी तरीके से मराठों को कुचल दिया जाता है। गिन गिन के जितने भी रहते हैं, चाहे वो होलकर हो, चाहे सिंधिया हो, गायकवाड़, भोसले, सबको एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा को पुणे से हटा दिया जाता, क्योंकि पुणे में ही पेशवा रहते थे। जो सेंटर था पावर का, मराठा पावर का, वो पुणे में था। तो वहाँ से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है पेशवा को। कौन से पेशवा थे, क्या नाम था इनका? बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब ने 1857 की क्रांति में यहीं कानपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्चता का दावा या सर्वोच्चता के सिद्धांत को समझते हैं। हमने एक बार पहले भी समझ लिया है, आइए दोबारा से समझ लेते हैं। सर्वोच्चता का दावा की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, सोचिए आपने बहुत जगह मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में और इतना ब्रीफ में भी कहिए, महत्वपूर्ण रूप से भी कहिए, एनसीईआरटी को कवर करते हुए भी कहिए, यहीं पर आपको हम कवर करा रहे हैं, वो भी इतने कम समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल थे। क्लियर है? और ये वारेन हेस्टिंग्स से अलग है, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है उनसे ये अलग है। क्यों बता रहे हैं? कहीं कुछ विकल्प में आया आप कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे आप लॉर्ड हार्डिंग वाला कंफ्यूज हो गए थे बहुत सारे लोग तैयारी 3 में, उसकी वजह से बहुत को अपनी जॉब से भी कीमत देनी पड़ी कि नौकरी नहीं लगी, 1-2 नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन, कई लोग तो कट ऑफ पे ही आकर नहीं हुए। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हम स्पेशली आपको बता रहे हैं। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब शब्द आएगा तो 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के लिए आपको समझना है। जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आएगा तब आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में आपको समझना है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल है। सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू करते हैं। क्या बोलती है कंपनी इसमें कि उसका सत्ता सर्वोच्च है। कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है क्योंकि वो भारतीय राज्य से ऊपर है, भारतीय राज्य उसके अधीन में है। सहायक संधि से भारतीय राज्य उसके अधीन में, तो सबसे पावरफुल कौन हुआ? सबसे
सर्वोच्च सत्ताधारी कौन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण भविष्य में अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण धमकी देने का अधिकार भी अपने पास मानती थी। यही थी सर्वोच्चता की नीति, यानी दबंगई कह लीजिए एक प्रकार से, ठीक है, पावर कह लीजिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको सर्वोच्चता की नीति बोली गई। ला पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी जो हमने आपसे चर्चा किया है, पहले पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी या सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने दिया था? किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 1813 से 23 के बीच में ये गवर्नर जनरल थे। अब हम बात करते हैं अंग्रेज कर्नाटक में। एक और यहाँ पर युद्ध का वर्णन है, छोटे से युद्ध का, जिसमें एक महिला नेत्री रही हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेगा तो आपको नाम ध्यान रखना है। प्रश्न है बनता है यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, कर्नाटक में अब स्थित है आज के, छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का कोशिश किया अंग्रेजों ने, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। रानी चेन्नम्मा का नाम आपने कहीं सुना है? अगर सुना है तो कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ आपने सुना है इससे पहले, इस क्लास से पहले। तो याद रखिएगा, कित्तूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाली नेत्री कौन है? रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा का नाम याद रखिएगा। 24 में गिरफ्तार कर लिया गया, 1829 में इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं 1830 का दशक। 1830 का जब दशक आता है तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय रूस के प्रभाव से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इनको डर था कि कहीं जो रूस है अफगानिस्तान के रास्ते कहीं भारत की तरफ ना आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। भारत सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश है अंग्रेजों के अधीन। तो अब अंग्रेज जो उत्तर पश्चिम भारत है उस पर अब अपना नियंत्रण मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, उस पर अपना मजबूती चाहते हैं। तो अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत, ये उत्तर पश्चिमी भारत में आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब उत्तर पश्चिम भारत वाले हिस्से में आप आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। 1838 से 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में एक युद्ध होता है, जिसको जो है अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1838 से 42 के बीच में लड़ा गया था। फिर यहाँ पर जो है कंपनी ने जब लड़ाई लड़ी तो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया। अप्रत्यक्ष मतलब है कि कंपनी शासन नहीं कर रही है, कंपनी का ही कोई मतलब सहयोगी जो कि वहीं का ही है लेकिन कंपनी का सहयोग कर रहा है, उसका माध्यम से जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शासन अफगानिस्तान पर हो गया। जब अफगानिस्तान पर अप्रत्यक्ष शासन हो गया तो रूस का प्रभाव अब नहीं हो पाएगा। एक चेक पोस्ट लगा दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं 1843 की, तो सिंध वाला जो हिस्सा है वो भी कब्जे में आ गया। तो 1843 में सिंध कब्जे में आ गया, ये आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। तो अंग्रेजों ने सिंध को अपने कब्जे में कब किया? 1843 में। अब महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। कहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, महाराजा रणजीत सिंह या महाराजा रंजीत सिंह जो भी कहिए आप, तो महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो ये सुकर चकिया मिसल थे, सिखों के सुकर चकिया मिसल के ये जो है कह लीजिए नेता थे। इनके पिता इसी मिसल से संबंधित थे, तो ये भी सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। 12 मिसलों में जो सिख संप्रदाय था 12 मिसलों में वो बटा हुआ था उस समय। तो सुकर चकिया मिसल नाम था किसका? महाराजा रणजीत सिंह के मिसल का। ठीक है। अब 1799 में जो है लाहौर को राजधानी बनाते हैं। 1799 में लाहौर को राजधानी बनाते हैं महाराजा रणजीत सिंह। 1799 में लाहौर को राजधानी बनाने के बाद राजधानी में ही यानी लाहौर में ही अदालत ए आला बनवाते हैं। कहाँ पर? अपने जहाँ नया राजधानी बनाया है लाहौर में। इनका पहला राजधानी रहता है अमृतसर में पहली राजधानी रहती है। अब लाहौर में दूसरी राजधानी 1799 में बनाते हैं। लाहौर में ही अदालत ए आला बनवाते हैं न्याय वगैरह देने के लिए। फिर जो है बात करें तो 1839 में इनका देहांत हो जाता है और उनके देहांत के बाद अब सिख साम्राज्य तो कमज़ोर हो गया। अंतिम जो सिख जो है साम्राज्य से या सिख राजा थे जिनका नाम था राजा दिलीप सिंह थे जो है ये अंत में 1849 में अंग्रेज पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लेते हैं। इनको जो है भेज दिया जाता है इंग्लैंड में।
वहाँ पर रहने के लिए। तो 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, 1843 में सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। क्लियर है। अब हम आगे आपसे बात करते हैं विलय नीति के बारे में। विलय नीति, जिसको जो है व्यपगत का सिद्धांत बोला गया, अधिग्रहण की आखिरी लहर। अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि सहायक संधि से सारी कहानी स्टार्ट हुई है, सहायक संधि से सारी कहानी स्टार्ट हुई। सहायक संधि के बाद सर्वोच्चता की नीति आई, कंपनी ने बोल दिया जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे अपने अंडर में कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो है 1843 में जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम वाला भाग है, सिंध वाला क्षेत्र, वो कब्जे में कर लिया। फिर 1849 में सिंध के नीचे पंजाब को भी अपने कब्जे में 1849 में कर लिया। अब विलय नीति की बारी आती है। उत्तर पश्चिम भाग सिक्योर कर लिया है, रूस का कोई खतरा नहीं है। अब विलय नीति की बारी आती है तो अधिग्रहण की जो आखिरी लहर चलती है, यानी भारतीय राज्यों को अपने अंडर में मिलाने का जो प्रयास रहता है, इसका आखिरी प्रयास चलता है विलय नीति के माध्यम से 1848 से 56 के बीच में। गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में चलती है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाते हैं जिससे विलय नीति का नाम दिया जाता है, व्यपगत नीति का नाम दिया जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नाम दिया जाता है। इसमें था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना दिया जाएगा उसको। इसके बाद जो है सबसे पहले सतारा 1848 में कब्जे में किया जाता है, संबलपुर 1850 में कब्जे में किया जाता है, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। हमने अपने स्टार्टिंग के नोट्स में नागपुर को 1854, झांसी को 1853 लिखा, उसको आप सही कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में चेंज है, तो ये आप एक सुधार और भी कर लीजिएगा अपने प्रीवियस नोट्स में ध्यान करके। नागपुर को आप 1853 कर लीजिएगा, झांसी को 1854 कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। किस आधार पर? तो व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ही, विलय नीति के अंतर्गत ही, लेकिन इस बार जो है क्या बहाना बनाया था, नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए, यानी कुशासन के आधार पर कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। याद होगा इससे पहले अवध को कैसे कब्जे में किया था, सहायक संधि के माध्यम से। याद है आपको, सहायक संधि के माध्यम से 1801 में, मतलब रेजिडेंट के नाम से, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसके माध्यम से जो है नवाब को अपने कंट्रोल में कर ही रखा है। फाइनली कुशासन के आधार पर भी अवध को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अब सहायक संधि में जो राज्य पहले से ही हैं उनको हड़पना बहुत आसान है, क्योंकि रेजिडेंट के कंट्रोल में चल रहे हैं। अब सेना भी जो है वो भी अंग्रेजों की बात मानेगी, उसका खर्चा भी देना है, अपनी स्वतंत्रता भी खो देना है। तो आगे चलकर 1856 में कंपनी ने आसानी से अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए ऐसा उन्होंने बोला कि हम कर्तव्य से बंधे हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मौजूद हैं। मतलब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं अंग्रेज यहाँ पर। अपने प्रिय नवाब को जिस तरीके से गद्दी पर हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। हमने बताया था आपको कि जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध क्षेत्र में, या कहिए अवध क्षेत्र का जो राजधानी है लखनऊ, तो अवध क्षेत्र का जो लखनऊ वाला क्षेत्र है वहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अपने जो है बहुत युवा रहता, 13 वर्ष का रहता है लगभग कुछ, तो 13 वर्षीय जो उनका पुत्र रहता है बिरजिस कादर, उसको अपना ये जो है नवाब घोषित कर देते हैं, जो कि अंग्रेजों के नियम के खिलाफ रहता है। तो फिर युद्ध वगैरह होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, संबलपुर, यहाँ पे संबलपुर लिखा, तो इसको पहली बात तो आप इसको संबलपुर कर लीजिए, यहाँ पे ला कर लीजिए संबलपुर। संबलपुर, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र, तो साय लिखिए या साई लिखिए, एक ही नाम है। तो कौन है ये वीर सुरेंद्र साई? तो संबलपुर के राजा थे। इनको जो है विलय नीति के माध्यम से यहाँ पर आप देखिए कब हटाया गया है, 1850 में इनको अधीन, मतलब इनका जो राज्य हड़प लिया जाता है। इसलिए 1857 की क्रांति में संबलपुर विद्रोह कौन करता है, कौन कर गया आप बताइए। संबलपुर विद्रोह अगर आपका आ जाए परीक्षा में 1857 में, तो आप क्या बोलिएगा कि 1850 में संबलपुर का अधिग्रहण कर लिया गया था विलय नीति के तहत। वीर सुरेंद्र साई वहाँ के राजा थे। इनको मौका मिलता है 1857 की क्रांति में, जैसे रानी झांसी को मिला अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए। तो वीर सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई या वीर सुरेंद्र साय, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, दोनों में से कोई भी नाम आए, एक ही व्यक्ति हैं। तो इन्होंने संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में।
एक फैक्ट हमने आपको और ऐड कर दिया जो आपको किसी भी क्लास के नोट्स में नहीं मिल सकता, इस चीज़ का हमें यकीन है। और देखिए मेहनत कीजिए अगर अच्छे दिशा में, हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं छूटेगा। कल एक ब्लैक हॉर्स नाम के जो है स्टूडेंट ने, जिनका आईडी है ब्लैक हॉर्स के नाम से, कुछ टाइम से जुड़े हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हम और कुछ भी पढ़ें, क्या हम और कुछ भी पढ़ें। तो हमने उनको यही समझाया था, मतलब यही समझाएंगे जैसे भी आप हैं, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना। जो हम पढ़ाएंगे वो पर्याप्त में भी पर्याप्त है, उसके अतिरिक्त आपका प्रश्न कहीं से भी नहीं आएगा, जो हम पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। चलिए अब नए शासन की स्थापना देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका क्लास बचा है। 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले 1773 से 85 तक। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी। याद रखिएगा, हमने बोला था कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाम से, कोई प्रेसिडेंसी का नाम क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मुख्यालय कलकत्ता। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। गवर्नर जनरल इसमें सबसे ऊपर होता था। गवर्नर जनरल कहाँ का था? बंगाल का। तो यानी बंगाल सबसे मजबूत था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई सारे सुधार किए थे। अब एक और पॉइंट वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी, जिसमें प्रावधान किया था हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसने 1772 में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में हर जिला में 2 अदालत बनाने का एक व्यवस्था लाए, जिसको बोला गया फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। फौजदारी अदालतों को जो है काजी और मुफ्ती के अंतर्गत रखा गया, जो कि जनरली भारतीय ही होते थे, कलेक्टर की निगरानी में काम करते। तो आपको इतना ध्यान रखना है, फौजदारी और दीवानी अदालत नाम की जो सिस्टम है 1772 में कौन लाया? तो लॉर्ड जो है वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको नाम ध्यान रखना है। अब महाभियोग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। काजी का मतलब न्यायाधीश है। मुफ्ती जो है मुस्लिम संप्रदाय का एक जो है जज है। न्यायाधीश है जो कानूनों की व्याख्या करेगा। काजी इसी के आधार पर फैसले लेगा। यानी काजी जो न्यायाधीश है वो मान लीजिए अंग्रेज है, तो काजी अगर अंग्रेज न्यायाधीश है तो वो मुफ्ती के जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा उसी के आधार पर वो फैसला सुनाएगा। चलिए आते हैं महाभियोग पर। महाभियोग क्या होता है ये हमको उस समय के हिसाब से चलना। आज भी महाभियोग का कॉन्सेप्ट है, जब संविधान पढ़ाएंगे तब हम वहाँ बताएंगे। ये इंग्लैंड के समय में उस समय के हिसाब से आपको समझना है। महाभियोग का मतलब होता है जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, यानी गलत काम का आरोप लगाया जाता है उसके समय में, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का जो ऊपरी सदन में है, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। तो बात कहाँ उठेगी? हाउस ऑफ कॉमन्स में। अगर दुराचरण का आरोप लगाया जाएगा तो उसके ऊपर सुनवाई कहाँ पर होगी? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो संसद का ऊपरी सदन है। जैसे आज के डेट में राज्यसभा है भारत का, तो वैसे ही जो संसद का ऊपरी सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो लॉर्ड्स भगवान होते हैं, तो लॉर्ड्स मतलब जो बड़े हाउस है, ऐसे समझ लीजिए। हाउस ऑफ कॉमन्स जो कॉमन लोगों का, यानी लोकसभा, तो लोकसभा ये राज्यसभा, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये निम्न सदन है इंग्लैंड का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है इंग्लैंड का उच्च सदन है, संसद का ऊपरी सदन है। इस सदन में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसी को महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया कहाँ जाएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स में। मामला चलेगा कहाँ, सुनवाई चलेगी कहाँ? तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, उनके ऊपर महाभियोग चला था, जो यहाँ पर चित्र दिया गया है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने, याद रखिएगा किसने इसके ऊपर आरोप लगाया था? शासन सही से न चलाने का, जो दुराचरण का आरोप लगाया था, किसने लगाया था? एडमंड बर्के ने। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि 1785 में एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1785 में जो है एडमंड बर्के उस पर आरोप लगाते हैं। फिर 1787 में इसका सुनवाई शुरू होता है। 1787 में सुनवाई होता है। 1795 में अंतिम रूप से जो है वारेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया जाता है। 1795 में वारेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि ठीक है इनका गलती नहीं है।
तो 1787 में सुनवाई चालू होती है महाभियोग की। ये 1799 का एक पिक्चर दिया गया, बस इतना भर है, ठीक है। ये नहीं चला, मतलब लंबा चला है, इसमें लिखा ना 7 साल, तो वही है 1787 से 95 तक लगभग 7-8 साल ये चला है। 1795 में बरी कर दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। तो 1787 में महाभियोग पर सुनवाई शुरू हुई थी। 1785 में आरोप लगाए गए थे, किसके द्वारा? एडमंड बर्क के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के दौरान एडमंड बर्क ने स्टेटमेंट वगैरह दिया था, उतना काम का नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि महाभियोग का आरोप किसने लगाया था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एडमंड बर्क ने। फिर आगे बात करते हैं 1775 की। चलिए आते हैं, एक बड़ी समस्या क्या थी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि जो कानून है धर्म पर आधारित हैं, अलग अलग व्याख्या चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। और जब उसके वजह से दिक्कत हो रहा है तब अंग्रेजों ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, 1775 में 11 पंडितों को, यानी 11 विद्वानों को, पंडित का मतलब यहाँ विद्वान से है, तो 1775 में 11 स्कॉलर्स को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो ये अंग्रेज इसमें ज़्यादातर थे, तो 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड, तो NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब इसको हम एक सुधार आपको और कराना है, वो भी आप समझ लीजिए। हमने आपको पढ़ाया था कोड ऑफ जेंटू लॉस, उसको सही करना है। तो पहला चीज़ तो ये है, जो आप यहाँ पर NB हालहेड का नाम सुने, उनका पूरा नाम है नथानियल। N फॉर नथानियल, B फॉर ब्रासी, ये हमने आपको नोट्स में दिया है, आप वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। अंतिम चरण चल रहा है आज की क्लास का। तो नथानियल ब्रासी हालहेड की अगर हम बात करें तो इन्होंने, जो ये 11 विद्वानों को लगाया गया था, उन्हीं में से नथानियल ब्रासी हालहेड ने कोड ऑफ जेंटू लॉस, कोड ऑफ जेंटू लॉस के नाम से, कोड ऑफ जेंटू लॉस के नाम से 1776 में बुक प्रकाशित की थी, जो अंग्रेजों ने इनको काम दिया था। तो कोड ऑफ जेंटू लॉस किसके द्वारा लिखी गई है? नथानियल ब्रासी हालहेड के द्वारा। सर विलियम जोन्स ने इसको नहीं लिखा है, वो अलग से हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा कॉपी में। नथानियल ब्रासी हालहेड कोड ऑफ जेंटू लॉस के लेखक है 1776 में, इन्हीं का जिक्र है यहाँ पर, इन्हीं का जिक्र है। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी का अनुवाद कब किया इन्होंने? कोड ऑफ जेंटू लॉस के नाम से 1776 में, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर विलियम जोन्स की। सर विलियम जोन्स ने, हमने आपसे क्या बोला था, सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो सही था पॉइंट। सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था मनुस्मृति का, ये यहाँ तक सही है। कब किया था? 1776 में, ये भी सही है। अंग्रेजी अनुवाद मनुस्मृति का सर विलियम जोन्स ने 1776 में किया था। लेकिन जो ये अनुवाद किया था, चूँकि लंबा अनुवाद था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ये अंततः प्रकाशित जो हुई है 1796 में हुई है। जो इन्होंने पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया, वो कब प्रकाशित हुई? सर विलियम जोन्स का 1796 में। इसका नाम क्या था? तो ये आप लिख लीजिए नाम, इंस्टीट्यूट्स ऑफ, ये सुधार आप जरूर कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। देखिए सुधार बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लोग गलत पढ़ा देते लेकिन कभी सुधार नहीं करते हैं, हम उन लोगों में से हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको कुछ भी गलत ना, अगर इनकेस बाई मिस्टेक चला जाए तो उसको सुधार कर लेना आवश्यक है। तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से, और 2 नाम थे इसके, द ऑर्डिनेंस ऑफ मनु, हो सकता है एक ही नाम दे या दोनों दे दे या अलग अलग दे दे। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, द ऑर्डिनेंस ऑफ मनु के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, और यह बुक अंततः 1796 में प्रकाशित हुई थी। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया 1776 में, लेकिन चूंकि मनुस्मृति बड़ी बुक है, बहुत लंबी किताब है, तो 1796 में जाकर ये प्रकाशित होती है इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से, या फिर द ऑर्डिनेंस ऑफ मनु, मनु मतलब मनुस्मृति से मनु, ऐसे आप समझ लीजिए। ये किताब है जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। क्लियर है? बाकी NB हालहेड का हमने आपको अलग से बता दिया है, कोड ऑफ जेंटू लॉस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, डिटेल में हमने आपसे चर्चा किया है। तो जो है सर एलिजा एम्पे, डिटेल में हमने आपसे चर्चा किया है। और ये सर्वोच्च न्यायालय कब बना था? कलकत्ता में 1774 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 1820 के दशक का। 1820 के दशक में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन चल रहा था,
उसके अंतर्गत जो अगर हम बात करें तो जो सिपाही होते थे मस्केट का मतलब होता है तोड़ेदार बंदूक, और मैच लॉक से लैस होता था, यानी जो बंदूक यूज़ करते थे सिपाही बहुत भारी होता था, भारी होने के वजह से उसमें मैच लॉक होता था, लॉक जब ओपन होता था तो लॉक खोल कर बंदूक से गोली चलाया जाता था, तो इसमें बहुत ज़्यादा भारी होता था, तो इसलिए 1856 दिसंबर में एक नया प्रकार का एडवांस जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राइफ़ल इंट्रोड्यूस किया था, इनफील्ड राइफ़ल। लेकिन इसमें एक मसला था, क्या मसला था इनफील्ड राइफल में, कि इसमें चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल किया गया। चर्बी लगे कारतूस का जब इस्तेमाल किया गया तब इसका विरोध हो गया, जो 1857 की क्रांति को जन्म दिया था इनफील्ड राइफल के प्रयोग की वजह से। ये हमने कल की क्लास में चर्चा किया था। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया, एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, यानी भारतीयों को जो है अंग्रेजी पद्धति के अंतर्गत, अंग्रेजी संस्कृति के अंतर्गत ढालने लगे, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण देने लगे, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, अनुशासन के नाम पर दुनिया भर का धर्म में हस्तक्षेप भी करने लगे, जो हमने बेल्लोर विद्रोह में भी देखा था। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी कि पेशेवर सिपाही हो, यानी प्रोफेशनल सिपाही हमारे पास हो। कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, जैसा कि हमने देखा था डिटेल में बेल्लोर विद्रोह में अंग्रेजों ने हिंदू जो है सिपाही की भावनाओं के साथ में भी खेला, मुस्लिम सिपाहियों की भावनाओं के साथ में भी खेला। 1857 का विद्रोह इसका परिणति था। तो ये हमने डिटेल में कल आपसे चर्चा कर लिया था। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष की बात कर लें तो क्या हुआ निष्कर्ष अभी तक का, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई, जो कि पूरा भारत उसके हिस्से में आ गया। और समुद्री मार्ग से देखिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने के बाद प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा और अंग्रेज उनका परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। ओवरऑल 1869 में जब स्वेज नहर खुल गया, तो स्वेज नहर खुलने के बाद अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो गया। अब देख लीजिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप का कितना प्रतिशत भूभाग अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया था, या अंग्रेजों के सीधे अधीन आ गया था? तो कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था, या प्रत्यक्ष शासन भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर हो गया था 1857 तक, और 78% आबादी पर। तो भारतीय उपमहाद्वीप के 78% आबादी पर सीधा शासन कंपनी का हो गया था, और 1857 तक भारत के प्रतिशत में, भौगोलिक प्रतिशत में 63% भूभाग पर जो है अंग्रेजों के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर यहाँ का जो है लगभग समाप्त हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार के बारे में बताया गया है, जानकारी दिया गया है। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि 1834 में ये अंत किया गया था। फिर हम यहाँ पर, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं बाकी ये वर्ल्ड लेवल पे जिनका, जैसे विश्व इतिहास से जिनको जैसे 6 to 8 वाले हैं, तो ये पुस्तक आप याद रख सकते हैं। 6 से 8 SST वाले, हिस्ट्री वाले, ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, ये पुस्तक किसकी है? तो नाइजल वार्डन की। द चेन्स दैट बाइंड अस, इंग्लिश में नाम है द चेन्स दैट बाइंड अस, ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप। तो जो दास प्रथा केप पर चल रही थी, यानी जो केप ऑफ गुड होप पर, अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा था वहाँ पर चल रहा था, उसी से रिलेटेड किताब है। ठीक है, चलिए दीवानी से संबंधित जोड़े। तो दीवानी क्या होता है? भूराजस्व वसूलने का अधिकार। शेर मशहूर टीपू सुल्तान को बोला गया। फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। वारेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ पर भारत लिखा था, तो इसको सही कर लीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। गलती NCERT में भी हो सकती है। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किसकी जंग से शुरू हुई थी? तो प्लासी की जंग 23 जून 1757 से। निर्णायक जीत किस में हुई है? तो वो बक्सर के युद्ध में। इसमें आपको क्लैरिटी रखना है। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। डलहौजी ने व्यपगत हड़प नीति या विलय नीति के माध्यम का सिद्धांत लागू किया था। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिम भाग में स्थित थी। क्लियर है?
चलिए अब यहाँ पर आपका जो क्लास है आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद चैप्टर 3 आएगा और 4 आएगा, जो हम आपका अगले क्लास में लेंगे। थोड़ा हमने समय लेकर समझाया, लेकिन कोशिश किया कि आपको NCERT समझ में आ जाए। कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, आप पेड बैच में अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, और सुधार करना बहुत ज़रूरी है पढ़ाने के अंदाज में भी। और आपके तरफ से जो भी फीडबैक हो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा बुरा लगा सब एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी कुछ भी कमी बताएंगे तो हम उसका सुधार जरूर करेंगे। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। आपकी जो पॉलिटी की क्लास होगी, चूँकि क्लास बहुत बड़ी हो गई, तो पॉलिटी की क्लास आपको कल सुबह में दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से कल। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।